नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम लेकर आए हैं 4 सितंबर यानी कि आज की मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में सभी शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रश्न पूछा गया था, ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ओरछा मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले में स्थित एक प्राचीन शहर है। यह शहर रुद्र प्रताप सिंह द्वारा 1501 के कुछ समय बाद बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्य और उत्तर भारत के कुछ रियासतों को कवर करने वाली एक पूर्व रियासत के रूप में स्थापित किया गया था। ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ओरछा की स्थापना 1531 में बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। ओरछा के पहले राजा रुद्र प्रताप सिंह ने ही ओरछा का किला बनवाया था। और दोस्तों याद रखिएगा, बेतवा चंबल नदी की यमुना नदी की सहायक नदी है और बेतवा का उद्गम रायसेन जिले के पास कुम्हारा गांव से होता है। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा, बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है, जिसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार या दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। यह स्थान लंबे समय तक मुगल राजा शाहजहां के शासन के अधीन रहा था, जो मुगल वास्तुकला के कुछ बेहद खूबसूरत उदाहरण का एक हिस्सा है। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला याद रखिएगा सिंगरौली है। सिंगरौली को ही दोस्तों मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, भारत में शिक्षा नीति किसने बनाई थी। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में शिक्षा नीति बनाई थी। शिक्षा पर पहली भारत राष्ट्रीय नीति 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा बनाई गई थी और शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय नीति 1986 में राजीव गांधी द्वारा घोषित की गई थी। इसके अलावा याद रखिएगा, तीसरी शिक्षा नीति 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। 1968 के बाद राजीव गांधी ने 1986 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी। मतलब पहली इंदिरा गांधी ने, दूसरी राजीव गांधी ने और तीसरी नरेंद्र मोदी ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, अमेरिका ने कितने देशों के साथ व्यापार समझौता किया था। तो दोस्तों, अमेरिका ने 20 देशों के साथ व्यापारिक समझौता किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 20 देश के साथ 14 व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, चिली, कोलंबिया, कोस्टारिका, डोमिनिकन, मोरक्को, निकारागुआ, ओमान, पनामा, पेरू, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। अगला प्रश्न था, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य प्रावधान है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी और यह पहला मौका था जब भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न था, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहां स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा, भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता या कलकत्ता में स्थापित किया गया था। भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। इसे पहले फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था। इसकी औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को चालू किया गया था इसे। अगला प्रश्न था, मर्रे नदी कहां से निकलती है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एल्पस से निकलती है मर्रे नदी। मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। मर्रे नदी की लंबाई 2508 किलोमीटर है। यह न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया से होकर बहती है। यह दक्षिण पूर्वी न्यू साउथ वेल्स में द पायलट नामक एक पर्वत से निकलती है। अगला प्रश्न था, भारत का विभाजन कब हुआ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। भारत का विभाजन 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के साथ हुआ था। 3 जून 1947 को विस्काउंट लुईस माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाजन की घोषणा की थी। उन्होंने स्वतंत्रता की भी तारीख 15 अगस्त 1947 की घोषणा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 की आधी रात से कानूनी रूप से 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन गए थे। अगला प्रश्न था, बुरहानपुर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, बुरहानपुर केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, बुरहानपुर का केला
एवं बुरहानपुर का किला दोनों प्रसिद्ध हैं। बुरहानपुर में ही दोस्तों मशहूर असीरगढ़ का किला स्थित है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में केले का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। जिले में लगभग 1,03,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि से 16,000 हेक्टेयर केले की खेती के लिए समर्पित है। बुरहानपुर अपने कपड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश में शक्ति चालित करघा उद्योग का भी केंद्र है। अगला प्रश्न था, काकेशस पर्वत यूरोप और किस महाद्वीप के बीच स्थित है? तो याद रखिएगा, काकेशस पर्वत यूरोप तथा एशिया के बीच स्थित है। काकेशस पर्वत यूरोप और एशिया के बीच की सीमा पर स्थित है। यह काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है। काकेशस पर्वत यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी श्रृंखला में से एक है और इसकी कई चोटियों की ऊंचाई 4,000 मीटर से भी अधिक है। अगला प्रश्न था, नरेंद्र कृष्ण करमारकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो याद रखिएगा, नरेंद्र कृष्ण करमारकर का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। नरेंद्र कृष्ण करमारकर एक भारतीय गणितज्ञ हैं। नरेंद्र कृष्ण करमारकर का जन्म ग्वालियर में एक मराठी परिवार में हुआ था। नरेंद्र करमारकर ने करमारकर एल्गोरिथम विकसित किया है। उन्हें भारतीय सांख्यिकी संस्था के उच्च शोधकर्ता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, यह प्रश्न एमपी पटवारी और वनरक्षक दोनों में भी पहले पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न था, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की क्या शक्तियां हैं? तो दोस्तों मूल क्षेत्राधिकार की शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने की शक्ति है। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और उसके मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ होता है किसी भी विवाद को पहली बार में सुनने और निर्धारित करने की शक्ति। अगला प्रश्न था, सोपान संगीत का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सोपान संगीत का संबंध केरल राज्य से है। सोपान संगीतम शास्त्रीय संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति केरल के मंदिरों में हुई थी। सोपान संगीतम नाम दो मलयालम एवं संस्कृत शब्दों से निकलता है या लिया गया है। एक शब्द है सोपानम और एक है संगीतम, इनको मिला के सोपान बनाया गया है। अगला प्रश्न था, 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? तो याद रखिएगा, 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक ब्राजील में हुई थी। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में ब्राजील के अल्गेरे में हुई थी। वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक याद रखिएगा 2004 में मुंबई में हुई थी। यह नागरिक समाज संगठन की एक वार्षिक बैठक है जो वैश्वीकरण के समकालीन दृष्टिकोण को चुनौती देकर एक वैकल्पिक भविष्य विकसित करने का प्रयास करती है। फिर प्रश्न था, महेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों यह प्रश्न भी पहले कई बार रिपीट हो चुका है और आप सभी जानते हैं महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। महेश्वर में भी देवी अहिल्याबाई होलकर का महल भी स्थित है एवं महेश्वर में सतधारा जलप्रपात एवं नर्मदा नदी पर बना हुआ महेश्वर बांध स्थित है। अगला प्रश्न था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा 1986 में पारित किया गया था। इसे संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था। यह 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न था, नागपुर को राजधानी बनाने की मंजूरी किसने दी थी? तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नागपुर को राजधानी बनाने की मंजूरी दी थी। नागपुर शहर की स्थापना 1702 में देवगढ़ के गौंड राजा बख्त बुलंद शाह ने की थी। बाद में यह शाही भोंसले राजवंश के तहत मराठा साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नागपुर पर कब्जा कर लिया और इसे मध्य प्रांत और बरार की राजधानी बना दिया गया। स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन ने नागपुर को महाराष्ट्र की उपराजधानी बना दिया। अगला प्रश्न था, भारतीय सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1872 में भारतीय सोसाइटी की स्थापना हुई थी। भारतीय सोसाइटी की स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस ने की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों 1932 में भारतीय साझेदारी अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम साझेदारी फर्मों को नियंत्रित करता है और साझेदारों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार
एक साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो व्यवसाय का लाभ साझा करने के लिए सहमत होते हैं। अगला प्रश्न था बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना किस पार्टी से संबंधित है? तो याद रखिएगा शेख हसीना बांग्लादेश अवामी लीग से संबंधित है। बांग्लादेश अवामी लीग बांग्लादेश की एक प्रमुख धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक पार्टी है। यह 1971 के बांग्ला असंतोष और विद्रोह का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उत्प्रेरक था। 1984 से शेख हसीना इस पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं। अगला प्रश्न था स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की गई थी। आर्थिक शक्तिकरण और रोजगार सृजन को केंद्र में रखते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न था डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और यह भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉल्फिन मैन के नाम से मशहूर रविंद्र कुमार सिन्हा एक भारतीय हैं जो गंगा में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। सिन्हा ने 1970 में पटना विश्वविद्यालय से पढ़ाई की जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। उनके प्रयासों के कारण 2005 में डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। यह पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा 2005 में गंगा डॉल्फिन को भारतीय जलीय जीव घोषित किया गया। अगला प्रश्न था प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों पौधे सूर्य से प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की विधि पूछी गई थी। फिर प्रश्न था वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं पाई जाती? तो दोस्तों रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती जो कि एक निष्क्रिय गैस है। और दोस्तों मैंने हाल ही में आवर्त सारणी की एक सेपरेट वीडियो बनाकर अथर्व एकेडमी चैनल पर अपलोड करी है जिसकी लिंक आपको ऊपर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। और उससे आपको लगातार हर एक शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। यह रेडॉन वाला प्रश्न भी मैंने उसमें डिस्कस किया था। और यह भी निम्नलिखित में से कौन एक हेलोजन तत्व नहीं है? तो जिरकोनियम इसका सही जवाब है। और यह प्रश्न भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। अगला प्रश्न था इनमें से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? तो दोस्तों अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं होता। मानव शरीर एवं मानव शरीर के तंत्र से भी एक वीडियो मैंने बायो की बनाकर अपलोड की है, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। उसकी लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर प्रश्न था मौसम संबंधी घटना किस मंडल में होती है? तो दोस्तों क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटना होती है। अगला प्रश्न था प्रजनन के तरीके के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जा सकता है? तो दोस्तों 2 प्रकार से किया जा सकता है प्रजनन के आधार पर, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था कोलेसीलस किसका रूप है? तो दोस्तों विषवांगी विषण का रूप होते हैं कोलेसीलस। फिर प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? तो दोस्तों हृदय एक उत्सर्जी अंग नहीं है। अगला प्रश्न था यहां मिसप्रिंट क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? तो याद रखिएगा क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट में स्थित होते हैं और यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फिर प्रश्न था मल्चिंग किसका उदाहरण है? तो दोस्तों मृदा संरक्षण का उदाहरण होता है मल्चिंग। तो दोस्तों ये थे वह प्रश्न जो कि आज के एग्जाम्स में पूछे गए थे। आशा करता हूं आपके लिए पसंद आए होंगे और आज की क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों आज दोपहर में मैंने G20 से संबंधित एक वीडियो चैनल पर अपलोड करी है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। 7 से 8 मिनट की वीडियो है। बाकी उसमें G20 से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वह मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। करंट का क्वेश्चन उससे बन सकता है। जल्दी ही फिर मिलता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।